प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और दिवाली से पहले सोने के भावों में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर दिवाली धनतेरस से पहले घरेलू बाजारों में सोने चांदी की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से दामों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, लेकिन मजबूत डॉलर ने यहाँ पर इस बार थोड़ा सा प्रेशर डाला है। यूएस फेड की मीटिंग भी है जिसमें टेपरिंग को लेकर फैसला किया जा सकता है। इस बड़े इवेंट से पहले भी थोड़ा सा सोना नर्वस है। यहाँ पर आपकी सोने में क्या रणनीति हो, क्या प्राइसेस रह सकते हैं, नियर टर्म में यहाँ पर क्या क्यूज है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के कुमार जैन। इसके अलावा हमारा फोकस आज रहेगा खाने के तेलों पर भी, जहां पर अब नरमी दिखनी शुरू हो गई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SCA के कंज्यूमर्स को राहत देने का फैसला करने पर, इस पर बात करेंगे अतुल चतुर्वेदी से। हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक और कुवरजी ग्रुप के रवि देवरा भी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर सोने चांदी की बात कर लेते हैं, जहां पर भावों में गिरावट है, तो क्लियरली भारतीय कंज्यूमर्स के लिए तो ये पॉजिटिव बात है। प्रीतम, कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस नियर टर्म में, लॉन्गर टर्म सबको लगता है कि प्राइसेस सपोर्टेड रह सकते हैं, लेकिन जो नियर टर्म में यहाँ पर डिप देखने को मिला है, कितना फायदा है? मनीषा, जैसे आपने बोला था, बिल्कुल करेक्ट बात बोला है कि डॉलर के स्ट्रेंथनिंग के चक्कर में ही हम लोगों ने करेक्शन देखा है, क्योंकि आज फेड का मीटिंग है। एक्सपेक्टेशन सबकी वही जा रही है कि फेड शायद से अपना लिक्विडिटी का टैप थोड़ा हल्का हल्का उसको कम करना शुरू करेंगे। इंटरेस्ट रेट मेरे हिसाब से वही स्टेबल रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर कमेंट्री ऐसी आ सकती है कि इंटरेस्ट रेट जितना हम लोग सोच रहे थे कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, वो शायद से ऐसा रुझान दे सकते हैं कि ये नियर टर्म में ज्यादा उससे फास्टर हो सकता है ये एक्टिविटी। तो उस चक्कर में ऑब्वियसली हम लोग ने प्रेशर देखा है गोल्ड में, बट मैं ट्रेडिंग के हिसाब से बोलूं तो आज ये जो करेक्शन देख रहे हैं हम लोग, उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाय करके ट्रेड करने में। हम लोग 47,350 के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस 47,200 में लगा के, टारगेट प्राइस 47,550 का लगा के चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज की मीटिंग का जो आउटकम होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फर्दर प्राइस मूवमेंट को लेकर, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि इन भावों पर डिमांड काफी स्ट्रांग रही है और हमने देखा भी है कि अगर धनतेरस के आंकड़े आप देखें सोफार जो मिले हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। 50% तक की ग्रोथ अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो यहाँ बढ़ती हुई दिखी है। कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन से। कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो शुभकामनाएं आपको दिवाली के मौके पर, और यही जानना चाहेंगे कि उम्मीद से बेहतर बिक्री होते हुए दिखी है धनतेरस पर। अभी यूएस फेड की मीटिंग, फर्दर प्राइसेस को लेकर भी कोई बहुत तेजी के इंडिकेशंस नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये खरीदारी का ट्रेंड एक्सटेंड होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक कल काम हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं 1,000 करोड़, कहीं 800 करोड़, कहीं 600 करोड़, कहीं 700-800 करोड़, और बड़े बड़े स्टेटों के तो अब तक आंकड़े नहीं आए। मतलब ये समझना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो गया कि लोग इस प्रकार इस ज्वेलरी इंडस्ट्री पे किस तरह से, क्या कारण से खींचे आए। एक लंबे अरसे से 2 साल में कोविड ने लोगों को तंग कर रखा था, कमाई बंद थी, कहां से सब पैसा आया? तो बाद में मालूम पड़ा कि बड़े लोग बाहर निकले हैं, लोगों के दिमाग में प्रेशर है। हमारे पास आने वाली महिलाएं थी, कुछ महिलाएं बात कर रही थी, उनके आंखों में उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कुछ घुमा दिया है, कुछ खो दिया है, अब उसमें से वो पार निकलना चाहती थी। समझ जाता हूँ। तो ये सब देखना नजारा था, मतलब कुछ खुश भी थे, कुछ दुखी भी थे, लेकिन अपने आप को उस तकलीफ से बाहर निकालना चाहते थे। इस प्रकार लोगों ने खरीदारी की और बहुत आनंद था। ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया। कल कई लोगों ने कई बातें की, लोग चाहते थे कि हम ये करें, हम वो करें। अब जितने भी कस्टमर आए, हर किसी ने किसी को किसी भी भाव से दे दिया, बस उनकी फीलिंग को महसूस कर रहे थे, उनकी खुशी को, उनके दुख को शेयर कर रहे थे। मेरे शॉप पे भी ऐसे कई कस्टमर आए जिन्होंने बहुत कुछ लॉस कर दिया है, लेकिन उनको जब सवाल किया और सोना बाय करते करते उनकी आंखों में आंसू थे।
कुमार जैन जी, जैसे आप कह रहे हैं कि खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली है, पिछले 2 साल बहुत लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन जिस तरह की खरीदारी और जिस तरह का फेस्टिवल सीजन ये निकल के आ रहा है, क्लियरली यहाँ पर काफी पॉजिटिव है। कुमार जैन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या खरीद रहे हैं? क्या ये इन्वेस्टमेंट है, ठोस गोल्ड है या ज्वेलरी है? किस तरह की बाइंग हमने यहाँ पर बाजार में आते हुए देखी है? कल सब तरह की खरीदारी थी। मैं शॉप पे 9 बजे पहुंच गया था। नॉर्मली हम लोग 11 साढ़े 11 बजे जाते हैं। लोग सुबह मॉर्निंग के मुहूर्त के पूजन के लिए आए थे, वो चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के खरीदारी कर रहे थे। दोपहर में जो खरीदारी हुई वो थोड़ी बहुत शादियों की खरीदारी थी। कुछ लोगों ने शुरुआत की शादियों की भरमार है। एक छोटा सा राजस्थान में गाँव है रानीवाड़ा, उस गांव में वो बहुत छोटा सा गांव है, 1000 से 1200-1500 की आबादी होगी। उस छोटे से गांव में 650 शादियां है। तो ये सब देखते हुए बड़े बड़े शहरों में शादियों की कोई लिमिट नहीं होगी, इतनी सारी शादियां 2 साल से पेंडिंग थी, उनकी तक लोग खरीदारी शुरू की है। और साथ में कल इन्वेस्टमेंट की शादी थी। गत वर्ष सोने का भाव 50,250 था, जो घट के 49,600 हुआ। हर साल लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते कि दिवाली या धनतेरस से सोने की खरीदारी करें, तो कल लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाया उसमें इन्वेस्टरों ने भी बड़ी खरीदारी की। कुछ ऐसी खरीदारी वाले थे जिन्होंने होटलों में नहीं गए, रेस्टोरेंट में नहीं गए, इंटरनेशनल टूर नहीं किया, तो उनकी जो बचत थी, वैसे भी महिलाएं आई थी, वो भी भरपूर खरीदारी करी थी। लेकिन और लोगों में उत्साह इतना बड़ा हुआ था। कल रात को हम 1 बजे तक शोरूम पे थे। मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, बड़े बड़े फिगर की बात करता हूँ आपको। जल्दी से कुछ 1000 करोड़ का फिगर आया, कुछ राजस्थान से 800 साढ़े 800 करोड़ का फिगर आया। गुजरात में कल रात को 1000 करोड़ की बात करे थे, लेकिन कल वो भी एस्टिमेटेड था, उससे भी ज्यादा बड़ा फिगर आ सकता है। तो ये सब देखते हुए एक बड़ा सा उत्साह और बहुत बड़ा माहौल बना। फिगर्स तो एक्सपेक्टेड हैं भी, क्योंकि हमने ये तमाम बाजारों में देखा भी है, और इतनी भीड़, इतनी खरीदारी। और इनफैक्ट मैं खुद, मनीषा जी, कल ऑफिस के बाद गई बाजार, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि कॉइन्स कई ज्वेलरी स्टोर्स में गोल्ड के या फिर सिल्वर के सोल्ड आउट हो चुके थे। तो डिमांड तो काफी स्ट्रॉन्ग आई है। इंटरेस्टिंग ये है, जो कि बताया कुमार जी ने, कि अब तक हम ज्वेलरी की बैंक देख रहे थे, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लोगों ने कल कुछ खरीदारी की है। अच्छा, रवि देवरा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक क्विक स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, उसके बाद बाकी कमोडिटीज पर भी चर्चा करेंगे। रवि, आप बताइए, आप भी क्या गोल्ड को यहां से खरीदारी करके ही चलेंगे, और साथ ही साथ सिल्वर पर भी आपका आउटलुक क्या है? डेफिनेटली गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। काफी फंडामेंटल्स डिस्कस किए। इसमें एक इन्वेस्टमेंट डिमांड में जो यहाँ गुजरात है आसपास के एरिया में जो रीजन है, क्योंकि जब कोविड आया तब जब जॉब नहीं रही थी, काफी हाउस होल्ड मीन्स के ये अपने जो लाइबिलिटीज थे वो फुलफिल करने के लिए, तब इक्विटीज भी डाउन था, रियल एस्टेट भी डाउन था, बट गोल्ड के प्राइसेस तब हायर थे। तो लोग को पता चल गया कि ये कैसा सेफ हेवन इसका डिमांड है और ये कैसे वर्क करता है। तो आई थिंक कि कोरोना ने काफी कुछ सिखा दिया। इस हिसाब से इस टाइम इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफी हायर थी। मेरे हिसाब से अगर स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो मुझे लग रहा है कि 47,000 का बेस काफी बेहतरीन है। कोई भी डिप में गोल्ड में बाय करके चले, 47,200 के करीब बाय करें। शॉर्ट टर्म के लिए क्लोजिंग बेसिस पे 47 के बिलो स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि गोल्ड 48,000 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है, और इंट्राडे में अगर किसी को स्ट्रेटेजी बनानी है तो 47,680 के टारगेट के लिए गोल्ड में बाय किया जा सकता है। एडिशनली सिल्वर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में सिल्वर में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, क्योंकि बेस मेटल्स हर रोज जब एलएमई ओपन होता है तब बेस मेटल की वजह से सिल्वर में करेक्शन आता है। आज एलएमई में बेस मेटल्स काफी स्टेबल है, तो इसका सपोर्ट भी सिल्वर को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग के लिए वहां पे बाय करके चलना चाहिए। 63,000 के करीब चल रहा है, 62,800 के करीब एक बार बाय करके चले, 62,100 का स्टॉप लॉस लगाए, और इवनिंग तक मुझे लग रहा है कि सिल्वर में 63,800 तक के टारगेट देखने चाहिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, और शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे एक तेजी बन सकती है। ऑलराइट, तो करेक्शन में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। अच्छी खासी बिक्री कल धनतेरस पे हुई है, और ये पूरा हफ्ता यहाँ पर सोने और चांदी में खरीदारी होती है। आगे भी देखने होंगे कि इस हफ्ते के ट्रेंड्स यहाँ पर क्या रहते हैं। कुमार जैन जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और वो पूरा ब्यौरा यहाँ पर धनतेरस का और नियर टर्म प्राइसेस का देने के लिए। गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग तो एक इवेंट है, दूसरा इवेंट है ओपेक की मीटिंग, जो कि 4 नवंबर को है, और उसके पहले कुछ बहुत मुनाफा वसूली हमने कच्चे तेल में भी आते हुए देखी है। प्रीतम, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ओपेक की प्रोडक्शन एक तरफ है, यूएस इन्वेंट्रीज में हल्की सी बढ़त है जिसका भी यहां पर प्रेशर है, यहां पे क्या रेंज बन सकती है? मनीषा,
इन्वेंटरी डेटा छोड़ के और ये जो ओपेक का मीटिंग है उसको यदि साइड में रखें तो एक डेवलपिंग स्टोरी है जो है ईरान का सप्लाई का। और दूसरा है थोड़ा वार्म वेदर इन यूरोप और नोटिस किया जा रहा है इन अमेरिका में, तो उस चक्कर में थोड़ा नेचुरल गैस के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था। करेक्ट, ये दोनों कारण के चक्कर में ये थोड़ा क्रूड के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। थर्सडे को मेरे को लगता नहीं है कि ओपेक नेशन में कोई अलग से रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि जो उनका पहले का टारगेट था 400,000 बैरल्स का वही वो लोग कर नहीं पाए हैं। ये पर कहना गलत नहीं है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है बाकी कंज्यूमिंग कंट्री से कि आप ये प्राइसेस को कंट्रोल में लाएं, बट मेरे हिसाब से ये टेम्पररी ब्लिप है। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इस ब्लिप को ट्रेड को करके हम लोग थोड़ा कुछ इसमें मुनाफा कर सकते हैं। तो हमारा सेल कॉल है क्रूड ऑयल में, जिसमें हम लोग बोलते हैं 6,240 के लेवल पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6,270 पे लगाएंगे और टारगेट प्राइस 6,200 पे लगाएंगे। थोड़ा टाइट हम लोग ने रेंज दिया है क्योंकि खूब सारा हमने जैसे बोला आज इन्वेंटरी डेटा भी है और थर्सडे को ओपेक का मीटिंग है। बट यहाँ से सेल करके चलने में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि फायदा होगा। पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लोग बुलिश स्टांस मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आउटलुक आपको मिला है क्रूड पर। अब एक बार क्विकली बेस मेटल्स पर भी राय ले लेते हैं, जहां पर कल के सत्र में तो काफी मिला जुला ट्रेंड हमने देखा था, थोड़ी मुनावसूली ऊपरी स्तरों से दिखी थी, लेकिन आज की रणनीति क्या होनी चाहिए? रवि से एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। रवि, क्या स्ट्रैटेजी आप बेस मेटल्स पर लेकर चल रहे हैं? बेचकर चलना है, थोड़ा बहुत उछाल मिले तो, या अवॉइड करना चाहिए कोई भी ट्रेड? मेरे हिसाब से वहां पे सिलेक्टिव रहना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस मेटल्स में एवरेज देखें तो जब एलएमए ओपन होता है तो एक बड़ा गिरावट 3 दिन से जब से टाइमिंग चेंज हुआ यूरोप में तब से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। पर मुझे लग रहा है कि डिप को बाय करना एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। आई थिंक अगर मैक्रोस देखें तो वहां पे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, डिमांड आगे जाके बढ़ सकते हैं, बट सिलेक्टिव रहना इन्वेंट्री एलएमए की जहां पे फॉलोइंग ट्रेजेक्टरी में वहां पे बाय करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए निकल को ये लेवल पे बाय किया जा सकता है 1500 के करीब। 1478 का एक स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि 1540 तक ये कमोडिटी दिखा सकते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग वहां पे मोमेंटम है। और सेकंड बेस मेटल में लीड वहां देखें तो इतना बड़ी वोलेटिलिटी एंड करेक्शन के बाद भी लीड काफी स्टेबल है, क्योंकि वहां पे ऑलवेज विंटर का एक सीजनलिटी का फैक्टर पॉजिटिव रहता है। तो वहां पे 187 के करीब बाय करें 185 के स्टॉप लॉस के साथ 191 के टारगेट के लिए। तो मुझे लग रहा है कि बाय करके चलने में अच्छा वहां पे मुनाफा हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। तो लीड एंड निकल दोनों में मेरी खरीद की सलाह है। तो खरीदारी की सलाह है लेड और निकल में, दोनों में आप तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। तो बेस मेटल्स में काफी सेलेक्टिव फिलहाल रहने की जरूरत है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर, जब लौटेंगे तो फोकस हमारा रहेगा एडिबल ऑयल फैट पर, पूरे ही खाने के तेलों पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए SEA के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी भी मौजूद होंगे। फिर वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। और आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है, त्योहारी सीजन में खाने का तेल सस्ता होना शुरू हो गया है। सरकार के उठाए कदमों का असर तो है ही, लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि SEA का खाने के तेल का दाम और घटाने का फैसला है, यानी आगे और कीमतें गिर सकती हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं SEA के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी नमस्कार, आपको दिवाली की शुभकामनाएं और बहुत ही बेहतरीन स्टेप आप लोगों की तरफ से। कितना यहाँ पर प्राइस कम करने की उम्मीद है, कितना यहाँ पर ऑन ग्राउंड उसका इम्पैक्ट आ सकता है? सबसे पहले तो मनीषा जी आपको और आपके सारे जितने सुनने वाले हैं उनको दिवाली की शुभकामनाएं। हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। हम लोग का आइडिया है कि 5 से 7 रुपए तक का किलो के पीछे या 5 से 7 हजार रुपए टन भाव घट सकते हैं, और ये ऑलरेडी इफेक्ट बाजारों में देखने में आने लग गया है। तो गवर्नमेंट वॉज वरीड कि इतने ज्यादा सब गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव एक्शंस लिए, ड्यूटी घटा दी, उसके बावजूद भी बाजार दब नहीं रहे थे। और न दबने का कारण मेन था कि इंटरनेशनली प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कुछ न कुछ एक्शन सी की तरफ से भी करना चाहिए कि जिससे कि इंडियन कंज्यूमर को थोड़ी राहत महसूस हो। और मैं समझता हूँ इसके इफेक्ट अभी ग्राउंड लेवल पे दिखाई देने लग गए हैं। SEA का जो ये स्टेप है अतुल जी, ये कितने समय के लिए है? क्या ये टाइम बाउंड है? आगे जाकर आप प्राइसेस को, इंटरनेशनल क्यूज को देख के क्या इसको फिर रिवर्स या एक्सटेंड कर सकते हैं?
नॉट रियली, हम लोग किसी को वो तो नहीं बता सकते कि तुम दाम बढ़ा दो, पर एक चीज तय है कि हिंदुस्तान की खुद की क्रॉप इस बार जरूरत से ज्यादा बढ़िया है जी। सोयाबीन आपने सुन भी हुआ होगा कि 120 लाख टन के आसपास है। ग्राउंडनट ऑल इंडिया बेसिस पे अगर देखें तो 80 लाख टन के ऊपर दिखाई देती है। और मस्टर्ड की भी प्लांटिंग जो अभी तक की रिपोर्ट आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, 25 से 30% ज्यादा का रकबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं समझता हूँ बाजारों को इंडियन नेचुरल कोर्स भी थोड़ा दबाएंगी, और सेकेंडली जो इंटरनेशनल क्यूज भी आ रहे हैं और इस लेवल पे डिमांड थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंटरनेशनली भी। अब आप देखिए जैसे जैसे जाड़ा आता जाएगा, हिंदुस्तान में जाड़ा बढ़ेगा, पाम की खपत की नेचुरल है कि घटेगी, क्योंकि पाम को जमने की टेंडेंसी होती है। तो पाम इस प्राइजेस पे पाम का सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। सॉफ्ट ऑयल्स की डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, पर सॉफ्ट ऑयल हिंदुस्तान का खुद का भी प्रोडक्शन सामने है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें मिलके इंडियन कंज्यूमर के लिए थोड़ी राहत तो डेफिनेटली देंगी। और आपने जैसे कहा कि दिवाली के मौके पर आपका भी ये जो तोहफा है भारतीय कंज्यूमर्स के लिए, क्लियरली उसको एज अ एक्सपर्ट व्यू भी देख लेते हैं। रवि, जब आप अपना यहाँ पर प्राइस व्यूज देते हैं तो इस खबर को आप इसको कैसे प्राइस इन कर रहे हैं? डेफिनेटली अच्छा स्टेप है, जैसे गवर्नमेंट ने काफी इंटरवेंशन किए क्योंकि फेस्टिविटी नियर थी, बट ये स्टेप का ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया में नहीं आया, क्योंकि जब हमने ये स्टेप लिया तब इंटरनेशनल मार्केट में देखे मलेशिया में या यूएस में सोया ऑयल हो या सीपीओ दोनों के प्राइसेस है वो रिकॉर्ड लेवल पे चले गए, 5000 के ऊपर मलेशिया गया। तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, क्योंकि हमने काफी रिलीफ दी, तो इस हिसाब से इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं। मैं डेफिनेटली सहमत हूँ कि ये प्राइसेस ने शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बनाए। मुझे लग रहा है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आगे जाके मस्टर्ड के प्राइसेस पे डेफिनेटली दिखना चाहिए, क्योंकि मस्टर्ड में देखें तो प्राइसेस भी एमएसपी से काफी हायर है, एज वेल एज देखें तो अगर सोइंग हायर पे फिगर आने लगे और ये सस्टेन रहे तो उस पर प्राइस इम्पैक्ट होगा। हालांकि अभी हम नई पोजीशन इंडिया में नहीं बना सकते, पर जो भी फार्मर्स या फिजिकल ट्रेडर्स है वो अपना पोजीशन हेज करके चले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट अगर प्राइसेस की बात करें तो 8250 के प्राइसेस है, वहां से नीचे 7500 7200 तक के प्राइसेस आपको इस सीजन में देखने को मिलेंगे। इसमें थोड़ा मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। सिमिलर वे में मुझे पाम ऑयल में भी लग रहा है कि ये सीजनलिटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको जनवरी दिसंबर में देखने को मिलेगा। सिमिलर वे इसमें जो सीपीओ में सेकंड नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि हमने ड्यूटी कट की है तो इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा भी करेक्ट होगा तो काफी एडवांटेज इंडियन कंज्यूमर में को मिलेगा और प्राइसेस करेक्ट हो गए। तो वहां लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 1138 1135 के करीब एक बार शॉर्ट करके चलना चाहिए 1160 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो 1080 से 1090 तक के प्राइसेस दिखने चाहिए। यानी कि यहाँ से मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन आगे जाके खाने के तेलों में। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अतुल जी आपका भी, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। लेकिन जाते जाते आपके लिए हमारी खास पेशकश क्रिप्टो निवेश। ONGC and CNBC Awaaz present Crypto Nivesh Digital Dham।